हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं ये आपस में म्यूटेशंस की प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक ऐसे स्ट्रक्चर को बना देते हैं जिसकी हमारी बॉडी को, हमारी ब्रेस्ट को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और ये स्ट्रक्चर, ये बना हुआ जो मॉलिक्यूल होता है, ये हमारी बॉडी के लिए, आसपास के अंगों के लिए, आसपास के टिश्यूज़ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि ये इतनी पावर रखता है कि आसपास के टिश्यूज़ को, आसपास के सेल्स को ख़राब रखने की हिम्मत रखता है और धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में बढ़ता ही जाता है अगर इसका इलाज ना किया जाए। वेलकम टू माई चैनल RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेस क्या क्या है, मतलब किन रीजंस की वजह से, किन कारणों की वजह से आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में भी जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है जिसकी 21 साल की बेटी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जिसकी डेथ हो गई। तो ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके रीजंस है, क्या इसके कारण है, हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीजंस के बारे में हम बात करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड फैमिली हिस्ट्री। अब जेनेटिक म्यूटेशंस और फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की बात कहाँ से आ गई? जेनेटिक म्यूटेशंस एक ऐसी चीज होती है जिसमें BRCA1 और BRCA2 दो जीन्स होते हैं कि अगर पेशेंट के शरीर में, अगर पर्सन के शरीर में ये दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे हाई रिस्क होता है कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर में ये दो जीन्स अगर प्रेजेंट हो पर्सन के शरीर में तो वहां पे उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री की। फैमिली हिस्ट्री मतलब नॉर्मल है कि अगर हमारी रिलेशंस में, जो हमारे ब्लड के रिलेशन, जैसे हमारी मदर को, जैसे हमारी बड़ी सिस्टर को या हमारी जो नानी हो गई उनको अगर ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हो तो ये जो जीन्स होते हैं, ये जो ऐसे DNA हमारी बॉडी में भी उनके ब्लड से आ जाते हैं जो कि आगे जाके हमारे लिए ब्रेस्ट कैंसर का हाई रिस्क बनते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे पर्सन्स में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे एज की। एज फैक्टर भी एक ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कारण आजकल के टाइम में माना गया है। कैसे? जो 50 की एज होती है, 50 की एज के बाद एक ऐसी एज आ जाती है जब हमारी बॉडी में जो मेनोपॉज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जो पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स जो हैं वो निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे हमारी बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से ब्लड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। मतलब एक तरफ से ये ऐसे होता है कि ये हमारी बॉडी की, हमारे यूट्रस की अंदर से सफाई कर देते हैं जो पीरियड्स होते हैं। तो हेल्दी पीरियड्स में माना जाता है कि एक लेडी हेल्दी होती है, लेकिन 50 की एज के बाद इसके रिस्क ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि मेनोपॉज का टाइम स्टार्ट हो गया होता है और उस टाइम यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है ये हाई हो जाता है। हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स आपस में ही म्यूटेट होना शुरू हो जाते हैं, आपस में ही ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस बनाना शुरू कर देते हैं जो कि आगे जाके मैलिग्नेंट ट्यूमर की वहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी एक हाई रिस्क होता है यहाँ पे 50 की एज के बाद। तो एज फैक्टर भी एक हाई रिस्क होता है यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का। लेकिन आजकल तो आपने देखा होगा कि 21 साल की लड़कियों को ही, 20 साल की लड़कियों को ही, 35 साल की लड़कियों को ही यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो रही है। मतलब हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो आपस में इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में म्यूटेट होना शुरू हो गया कि वो कैंसर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जीन्स की वजह से भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है और एज फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जेंडर की। मेल्स के अकॉर्डिंगली जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लेडीज़ की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा जब रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं तब हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमारी बॉडी में ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, सेल्स आपस में फॉर्मेट होने की वजह से यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। अब रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में क्या है, जैसे कि किसी लड़की के जो पीरियड्स होते हैं ये 12 की एज में ही स्टार्ट हो गए, बहुत अर्ली एज में। आजकल तो ऐसे होता है कि लड़की
5th में पहुंचे नहीं और उसके पीरियड स्टार्ट हो गए। मतलब कि अर्ली एज में उनके, जिस एज में पीरियड स्टार्ट होना चाहिए थे उस एज से 2-3 साल पहले ही उनके पीरियड स्टार्ट हो गए। और पीरियड्स बंद होने का टाइम भी जैसे कि 50 एज के बाद, वैसे तो नॉर्मली एज होती है कि 45-48 के बीच बीच में यहाँ पे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि 50 की एज के बाद तक आपकी 55 की एज की भी कई लेडीज में हो जाते हैं कि उनका मेनोपॉज टाइम जो है ये बहुत लेट यहाँ पे बंद होता है। और उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, उनके जो पीरियड्स होते हैं ये भी सही नहीं आते हैं। जैसे कि उनके 5 डेज यहाँ पे हेल्दी माने जाते हैं पीरियड्स के, लेकिन उनके पीरियड्स अनियमित चलते हैं, इरेगुलर चलते हैं और 15 दिन के बाद ही उनके पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। कई लेडीज को ऐसे होता है कि 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। रेगुलर हर महीने सेम डेट को आपको 2-3 दिन ऊपर हो सकते हैं, ये नॉर्मल बात है, लेकिन रेगुलर आपको हर महीने पीरियड्स 5 दिन तक आने ही चाहिए, क्योंकि यही एक कंडीशन है जो आपके लिए हेल्दी मानी जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम भी आपको है, आपकी बॉडी में पीरियड से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर। करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर बहुत टाइम तक आपकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपकी बॉडी में चल रही है, ये थेरेपी बार बार आप में रिपीट हो रही है, तब भी यहाँ पे ये हाई रिस्क हो सकता है आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का या यूट्रस का कैंसर होने का। क्योंकि यूट्रस जो होता है या फिर हमारी जो ब्रेस्ट होते हैं, इनमें हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से ही लेडीज की बॉडी में जो स्पेशल प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पीरियड्स चलते हैं या फिर फीड आती है, फीड के टाइम में जो मिल्क आता है, ये इन हार्मोन्स की वजह से ही आता है। तो बार बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। मतलब कि बार बार अगर रेडिएशन थेरेपी आपकी बॉडी में चल रही है, ब्रेस्ट से रिलेटेड, कोई चेस्ट से रिलेटेड, या आपकी फेस की कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, बार बार ये एक्सपोजर हुआ है, तब भी यहाँ पे आपके लिए हाई रिस्क हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत बड़ा फैक्टर है, यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। कभी आपने सोचा है कि आजकल के टाइम में छोटी छोटी लड़कियों को ही ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है, और भी जो कैंसर की टाइप्स हैं, ये कैंसर छोटी छोटी एज में क्यों डिटेक्ट हो रहे हैं? इसका ये रीजन है कि हम अपने लाइफस्टाइल में इतने ज्यादा बिजी हो गए, अपनी बॉडी के लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और इतना ज़्यादा बाहर का खाना पीना चटपटा आजकल चल रहा है, साल्टी खाना चल रहा है कि ये चीज़ें हमारी बॉडी को ख़राब कर रही हैं। और बिल्कुल अपनी बॉडी को टाइम ना दे पाना, आप 1 घंटा भी अगर अपनी बॉडी को नहीं निकाल पाते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और ये हाई रिस्क हो जाता है कोई भी डिजीज़ आपकी बॉडी में होने के लिए। तो ब्रेस्ट कैंसर भी एक इनमें से ऐसी कंडीशन है कि जब हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, 1 घंटा भी आप मॉर्निंग वॉक पे या फिर इवनिंग वॉक पे, या फिर आप यहाँ पे अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे, अपना को आप 8 से 10 घंटे की नींद नहीं दे पा रहे हैं, तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ये बहुत बड़े रिस्क हो सकते हैं आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़। जिन लेडीज़ की ब्रेस्ट के टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, उसमें ये हाई रिस्क होता है कि उनमें ब्रेस्ट का कैंसर पनप जाता है। मतलब कि वो जो टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो आपस में इतने ज़्यादा मिलजुले होते हैं, इतनी ज़्यादा डेंस होने की वजह से वो ऐसी प्रक्रियाएँ, ऐसे प्रोसेसेस शुरू कर देते हैं। डेंस होने की वजह से, इतने ज़्यादा घने होने की वजह से वो टिश्यूज़ आपस में प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, प्रक्रियाएँ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूटेट होने की वजह से एक ऐसे स्ट्रक्चर को, एक ऐसे मॉलिक्यूल को पनप देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आसपास के टिश्यूज़ के लिए, आसपास के सेल्स को, आसपास के टिश्यूज़ को ख़राब कर रहा है। मतलब कि डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़ अगर हैं तो ये आपके लिए 90% हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन भी हर डिजीज़ को लेकर, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को नहीं, हर डिजीज़ को लेकर बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज़ को आने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायबिटीज़ हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा साल्टी खा रहे हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ये हाई रहना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका जो
हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये बढ़ना शुरू हो जाती है, हार्ट से एंजाइना होना शुरू हो जाता है, हार्ट ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, हार्ट की आपको अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह मतलब कि हमारा जो खाना पीना होता है, हमारी जो पर्सनल हाइजीन होती है, ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है हर बीमारी के लिए। इसी तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से अपने बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने अच्छे तरीके से आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, आप अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, हाइजीन कंडीशंस का आप बिल्कुल अपनी बॉडी के लिए ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपकी बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर आने का। और बाकी टाइप के जो कैंसर्स होते हैं वो भी इजीली आपकी बॉडी में कोई भी आ सकता है। तो अब ब्रेस्ट कैंसर होने के जब हमने रीजंस जान लिए, तो अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस लेडीज की बॉडी में आ सकती हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव उनकी बॉडी में हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी पेन की। एक भारी पेन उनकी ब्रेस्ट में हमेशा उनको रहेगी, एक हैवीनेस फील होने शुरू हो जाती है आसपास के अंगों में भी, जैसे चेस्ट है, जैसे फेस है, जैसे नेक है, या फिर अंडर आर्म्स है, शोल्डर्स है, इन चीज़ों में भी आपको यहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाती है अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर, कोई कैंसर है। तो इसके साथ ही ये जो पेन है, पेन के साथ साथ आपकी ब्रेस्ट में रेडनेस रहना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस रहना शुरू हो जाती है, हैवीनेस रहना शुरू हो जाती है, और आपकी ब्रेस्ट की जो निपल्स है आपको इस तरीके से फील होती है कि कोई चीज़ निपल्स की तरफ को खींची चली आ रही है आपकी ब्रेस्ट से। तो ये जो होता है ये एक वाइट डिस्चार्ज होता है, ये ऐसा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है जो आपकी ब्रेस्ट में ट्यूमर के टाइम में ही सिर्फ डिस्चार्ज होता है। और ये जो डिस्चार्ज होता है ये पेन के साथ होता है, पेन के साथ आपकी ब्रेस्ट से मिल्क के अलावा ये डिस्चार्ज आपकी ब्रेस्ट से ब्रेस्ट कैंसर के टाइम में निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी हम यहाँ पे बात करेंगे बांझपन की, मतलब कि इनफर्टिलिटी। अगर आपकी बॉडी में यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपको बच्चा होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया है किसी लेडी को तो ये हॉर्मोन्स के लेवल को इम्बैलेंस कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और हॉर्मोन्स जब हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं तब हमारी पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी जो फर्टिलिटी का प्रोसेस है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है हमारी फर्टिलिटी के लिए, मतलब कि इनफर्टिलिटी औरतों में यहाँ पे आ सकती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है बोन मेटास्टेसिस। बोन मेटास्टेसिस में क्या होता है, जब ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ये आसपास की, जैसे चेस्ट की मसल्स को, चेस्ट जो रिब्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, ये आसपास की चीज़ों को भी अफेक्टेड करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जो हड्डियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल उस टाइम हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये आसपास की चीज़ों को भी यहाँ पे अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसको हम बोन मेटास्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तब लिम्फ नोड्स या तो रिमूव करने पड़ते हैं या फिर लिम्फ नोड्स यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। और लिम्फेडेमा कंडीशन जब हो जाती है तब हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, हाथों पैरों की जो उंगलियां हैं ये टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। अब फटीग की बात यहाँ पे करते हैं। एक तो होते हैं कि काम करने के बाद या पूरा दिन आप कहीं ट्रैवल करके आए हो, कहीं घूम फिर के आए तो बहुत ज़्यादा आपको थकावट हो जाती है, और जब आप रेस्ट करते हैं तो ये थकावट आपको दूर हो जाती है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर के टाइम आपको यहाँ पे फटीग होती है, ये रेस्ट करने के बाद भी आपकी बॉडी से नहीं जाती है, तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाती है, आपको इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होती है कि आपकी बॉडी रेस्ट करने के बाद भी आपको ये फटीग, आपकी बॉडी से थकावट बिल्कुल नहीं जाती है, और आपकी मसल जो है बिल्कुल आपको कमज़ोर फील होते हैं इस कंडीशन में। कीमोथेरेपी एक ऐसी कंडीशन है जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए की जाती है। अब कीमोथेरेपी जब होती है तो कीमोथेरेपी के बाद इम्यून सिस्टम जो होता है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो ताकत है हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम हमारे बाहरी इन्फेक्शंस के लिए फाइट करने के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है जितना पहले था। तो कीमोथेरेपी के बाद इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से
कोई भी इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में इजीली आ सकता है, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इजीली आता है। इसलिए आपको यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल निभाने की ज़रूरत होती है, एक अच्छा पर्सनल हाइजीन होने की ज़रूरत होती है, जिससे कि कोई भी बाहरी इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में ना आए और आपका जो इम्यून सिस्टम है ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता रहे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम। तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो आपके हार्ट में प्रॉब्लम शुरू कर देती हैं। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर भी एक ऐसी चीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपके आसपास के अंगों को अफेक्ट करना शुरू कर देती है और हमारी जो हार्ट की मसल्स है, हमारी जो हार्ट के वॉल्व्स हैं, ये भी अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं अगर आपके ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर जैसी चीज़ है। तो ये क्या करता है, हार्ट में जब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ये हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को भी अफेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट में यहाँ पे स्ट्रोक आ सकते हैं, हार्ट एंजाइना हो सकता है या फिर आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के केस में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ मतलब कि आपको डिप्रेशन रहना शुरू हो जाता है, आपको एंग्जाइटी रहना शुरू हो जाती है, आपको टायर्डनेस यहाँ पे रहना शुरू हो जाता है, आप डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं, आप कंसंट्रेशन बिल्कुल आपकी लॉस हो जाती है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। किसी भी चीज़ को करने में आपका मन नहीं लगता है क्योंकि आपकी बॉडी में फटीग ही बहुत, थकान ही बहुत ज़्यादा आपको फील होती है, आपकी मसल्स बिल्कुल आपको मरे हुए एक टाइम में फील होते हैं। लेकिन ये कंडीशंस आपकी धीरे धीरे रिकवर हो जाती है कीमोथेरेपी के बाद, जब आप अपनी हाइजीन का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में दुष्प्रभाव होता है इसका न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी क्या है? न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी नर्व्स जो हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। मतलब हमारी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो नर्व्स हैं ये ब्लॉक होना शुरू हो गई, ब्लड की अच्छे तरीके से सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं हो रही है और ब्लड की अच्छे तरीके से सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं हो रही है, मतलब कि हमारी जो नर्व्स हैं ये खराब होना शुरू हो गई है, डैमेज होना शुरू हो गई है। और न्यूरोपैथी की कंडीशन में नर्व्स जब डैमेज हो जाती है तब हाथों पैरों में जहाँ पे झंझनाहट रहना शुरू हो जाती है, नमनेस रहना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है, हाथ पैर आपके एक कंडीशन में आके टेढ़े मेढ़े होने भी शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कॉम्प्लिकेशन इसका है रिकरेंस। रिकरेंस एक ऐसी कंडीशन है ब्रेस्ट कैंसर में, जब आपकी कीमोथेरेपी चल रही है तो कीमोथेरेपी के बाद भी जब आपकी बॉडी से ऐसे टिश्यूज चले गए जो ब्रेस्ट कैंसर था, जो ट्यूमर था, और आप हेल्दी हो गए हो, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब दोबारा से वो टिश्यूज, दोबारा से सेल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है जिसको रिकरेंस कहते हैं। मतलब कि ये ब्रेस्ट ट्यूमर वापस में आपकी बॉडी में आ जाता है, तो इस कंडीशन को रिकरेंस कहते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना, अच्छी एक्सरसाइज करना, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, आपको हर एक चीज़ के बारे में जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो आपके एक्सपर्ट हैं, वो आपको सलाह देते हैं, आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप इन कॉम्प्लिकेशंस को जो आफ्टर कीमोथेरेपी आपकी बॉडी में हो रही है आप अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, ये आपकी 100% हेल्प करते हैं इन चीज़ों को, इन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय यहाँ पे ना लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको सर्जरी के बारे में गाइड कर देना चाहती हूँ कि कैसी सर्जरीज, कैसी यहाँ पे थेरेपीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन ये बात भी मैं आपको साथ में बता देना चाहती हूँ कि जिन सर्जरी के बारे में, जिन थेरेपीज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इन थेरेपीज़ का, इन सर्जरी की जो सिलेक्शन होती है ये सिर्फ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स ही करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट के ऊपर ही आधारित होती है। पर्सन की किस तरीके की रिपोर्ट है, उसका एज क्या है, वो छोटा बच्चा है, यंगर है या फिर वो बुजुर्ग है, या फिर उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है, या फिर उनकी एज कितनी है। तो ये हर पेशेंट की रिपोर्ट के ऊपर ही आधारित है कि कौन सी थेरेपी, कौन सी सर्जरी कैसे पर्सन को दी जानी चाहिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्जरी आपको बता देती हूँ। एक है लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी में क्या होता है कि ब्रेस्ट में जो ट्यूमर है उसको और आसपास के कुछ हेल्दी टिश्यूज को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, आपकी एंटायर ब्रेस्ट को ही यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, जिसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि एंटी कैंसर ड्रग्स का यहाँ पे यूज किया जाता है कैंसर के सेल्स को ट्रीट करने के लिए। और ये कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है ये सर्जरी से पहले भी यूज होती हैं और सर्जरी के बाद भी पेशेंट को दी जाती हैं। जो सर्जरी से पहले आपको कीमोथेरेपी दी जाती है उसको कहते हैं न्यू एडजुवेंट थेरेपी, और जो आपको सर्जरी के बाद दी जाती है उस कीमोथेरेपी को एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि हाई एनर्जी रेज जो है यहाँ पे अप्लाई की जाती है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जब सर्जरी हो जाती है कैंसर की तो उसके बाद कुछ ऐसे सेल्स वहाँ पे रह जाते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज रह जाते हैं जिसको रेडिएशन थेरेपी के द्वारा किल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि कैंसर सेंसिटिव हार्मोन्स होते हैं, तो इन हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी की जाती है। और ये जो हार्मोनल थेरेपी होती है ये मोस्टली यहाँ पे मेनोपॉजल वुमेन में की जाती है जिनके पीरियड्स यहाँ पे बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में क्या किया जाता है, कुछ ऐसी जीन्स होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैंसर के सर्वाइव करने के लिए या कैंसर की ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो टारगेटेड थेरेपी हो ये सिर्फ उन्हीं टारगेटेड चीज़ों को, जैसे प्रोटीन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, या मैंने आपको बताया कि कुछ जीन्स होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो टारगेटेड थेरेपी है ये अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कीमोथेरेपी के बाद जो इम्यून सिस्टम होता है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन उस पर्सन को, पेशेंट को हो जाता है। इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी पर्सन को दी जाती है ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है ये फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए और बाहरी कोई भी इन्फेक्शन पर्सन को जल्दी ना हो। तो ये सब कुछ डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा उस पर्सन को गाइड करके ही होता है, जैसे उनका लाइफस्टाइल चेंज करना, उनकी पर्सनल हाइजीन को बहुत ज़्यादा मेंटेन यहाँ पे रखा जाता है इस कंडीशन में। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख के उनके लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी। आज की मेरी वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।